नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ ल्हासा की ओर। और बच्चों, पाठ हमारा संपूर्ण हो चुका था और 1 से 4 तक अभ्यास कार्य के प्रश्न भी हो चुके थे। तो आइए आज चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो बच्चों, यात्रा के दौरान लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जैसे उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीयों के तिब्बत में आने पर रोक थी और इसीलिए वो जा नहीं सकते थे और यात्रा उन्हें ज़रूर करनी थी। तो अतः उन्हें क्या करना पड़ा? भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी। ठीक है। और दूसरा, जैसे चोरी के भय से भिखमंगों को कोई भी अपने घरों में नहीं आने देता था, इसलिए उन्हें रुकने के लिए, ठहरने के लिए स्थान के बारे में भी दिक्कत आई, कठिनाई आई। और लंकोर जाते समय लेखक अपने साथियों से पीछे रह गया था, उसमें भी उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से अनेक कठिनाइयाँ आई। आपने इसको बहुत अच्छे से समझकर लिखना है और सुंदर लेख में लिखना है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। देखिए बच्चों, लेखक राहुल सांकृत्यायन ने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है इस यात्रा वृत्तांत का कि अपनी यात्रा के जो अनुभव उन्होंने साझे किए हैं, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि तिब्बती समाज उस समय कैसा था। एक तो उस समय जाति प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी, जाति भेद बिल्कुल भी नहीं था। अनजान लोगों को भी लोग अपने घरों में आने दे सकते थे। और हाँ, भिखमंगों को चोरी के कारण अपने घरों में आने नहीं देते थे। और उस समय क्या था, लोगों को ये है कि हथियार का कोई कानून नहीं था। सुने स्थान पर लोगों का जाना जो है सुरक्षित नहीं था। तो इस प्रकार तिब्बती जो समाज था वो इस प्रकार का था, छुआछूत से बिल्कुल दूर था। तो ये कई बातें हैं जो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। आपने बहुत अच्छे से समझा था पाठ को पढ़ते समय बच्चों कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था, कल ही पढ़ा था ये। अब इनमें से बताइए कौन सा जो विकल्प है वो सही होगा। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो देखो, इनमें कौन सा आपको सबसे अधिक उचित लगता है? वो पहला ही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यानी पुस्तकें पढ़ने में लेखक व्यस्त हो गया था। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति और यजमान और अन्य परिचित लोग, उनको यानी सुमति के जो यजमान और उसके अन्य परिचित लोग, जानने वाले लोग बहुत जगह उनको मिले, और जैसा उनके साथ उसका व्यवहार था उस आधार पर हम बहुत सी विशेषताएं हमें पता चली हैं सुमति की। कि जैसे सबसे पहले तो वो बड़ा मिलनसार व्यक्ति था, खुश होकर सबसे मिलता था, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। लेकिन दूसरा ये भी था कि उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह शांत भी हो जाता था। अपने अच्छे स्वभाव के कारण सभी उसको चाहते थे, उसको मित्र बना लेते थे, वह सबका मित्र बन जाता था। तो इस प्रकार हम उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। थोड़ा सा एक स्थान पर आया था कि वह पैसे की दृष्टि से भी थोड़ा सा लालची भी था। तो इस प्रकार बच्चों, ये सारी विशेषताएं सुमति के व्यक्तित्व की हैं। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था
कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। देखो, लेखक ने कहा उस समय किस में था, भिखमंगे के वेश में था। तो वो कहता हमारा तो वेशभूषा भी ऐसी थी नहीं थी कि लोग उससे हमारा जो है व्यक्तित्व के विषय में अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन बच्चों, आज के जो समय में है वो काफ़ी हद तक ये प्रासंगिक है कि लोग वेशभूषा से अंदाज़ा लगाते हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आता है कोई व्यक्ति तो लगता हाँ भाई ये संपन्न परिवार का है, और फटे पुराने से अंदाज़ा लगा लेंगे, या बहुत ही ज़्यादा सामान्य वस्त्र पहनता है कि भाई हाँ ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। और ये कई बार ये आवश्यक भी नहीं होता, कई बार बहुत साधारण व्यक्ति होता है, बहुत ही गुणवान होता है, बहुत अच्छा होता है, समृद्ध होता है। तो इस प्रकार केवल कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेना उचित नहीं है। तो आपने मनन करके विवेकपूर्वक इसका उत्तर लिखना है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। हमने वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर देना है, जैसा आपने इसके अंदर सारा पढ़ा है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार थी, कि कैसे ऊंचे नीचे वो थे, रास्ते थे, डांडे थे और भीटे थे, किस तरह से लेखक वहाँ पर गया, इतनी हजार की ऊंचाई पर वो थे, पर्वत थे। तो आपने बहुत ध्यान से इसको समझ करके लिखना है। और इसके बाद क्या पूछा, वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से कैसे भिन्न है। आप लिख सकते हैं कि आपके शहर में या आपका राज्य उससे बिल्कुल भिन्न है। आपके कहीं पर भी आने जाने की सुविधा है, कहीं भी आने जाने की पाबंदी आप लोगों के ऊपर नहीं है, और सुख सुविधाओं के सारे साधन आपको उपलब्ध हैं। तो अपने शहर की सुविधाओं के विषय में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करिए। तो आपने इनको लिखकर प्रस्तुत करना है अपनी यात्रा के रूप में। कई यात्रा देखो आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाते होंगे, और कई बार इतनी घटनाएं सुखद होती हैं और जो आपके साथ घटती हैं जो आपके लिए अविस्मरणीय बन जाती हैं। तो आपने अपनी यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। और प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। यानी हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। आपको शुरू में बताया, कहानी है, नाटक है, कविता है, ये सब हिंदी साहित्य की विधा है। तो ऐसे ही यात्रा वृत्तांत भी गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसमें लेखक जो है अपने यात्रा संस्मरणों को साझा करता है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधा हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किस मायने में अलग है, तो ये आपने स्वयं मनन करके लिखना है, और समस्या आए तो आप पूछेंगे। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे भाषा अध्ययन के अंतर्गत है ये। सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। देखो, जिस तरह से एक वाक्य को ऊपर अनेक मतलब सभी का एक है, और अनेक प्रकार से हम इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपने इस वाक्य को खुद लिखना है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो ये आपने स्वयं समझकर लिखना है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं। अब जैसे आप हरियाणा में रहते हो, तो हरियाणवी शब्द जो प्रयोग करते हैं आप बोलने में, तो वो आपके आंचलिक शब्द कहलाएंगे, आपके क्षेत्र विशेष के शब्द। तो प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे भरिए, पहिले, दक्षिण, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे, उनके जो आंचलिक शब्द हैं। ऐसे ही आप तिब्बत के यानी लेखक की यात्रा वृत्तांत में से ढूंढकर वो शब्द लिखेंगे। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आती है।
पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो बच्चों इस तरह के आप और भी शब्द बहुत आराम से विशेषण लगे हुए शब्द ढूंढिए। ये आपके लिए एक गतिविधि है आपकी, जिसको आप बहुत आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा पाठ पूरी तरह संपूर्ण हो गया। आपने सभी प्रश्न सोच समझकर सुव्यवस्थित तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। कल पुनः मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।